तो आज हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब वेक्टर फंक्शन की डोमेन या रेंज क्या हो सकती है? देखिए, जब हमने वेक्टर फंक्शन को डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में, तो हमने कहा कोई भी चीज़ जो है वो 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर या 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जब मूव करती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल सिस्टम ले लूँ, ये मेरे पास एक एक्सिस एक डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन है और ये तीसरी डायमेंशन है, जो कि दरअसल तीनों क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन जाहिर है यहाँ पे मैं वो परपेंडिकुलरिटी, चूंकि मेरे पास 3 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जो थर्ड डायमेंशन है मैंने ऐसे लिखी है। ये फर्ज कर लें, अगर ये मेरे पास एक्स डायमेंशन है, ये वाई डायमेंशन है, ये जेड डायमेंशन है, तो ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब एक तितली फॉर एग्जाम्पल, एक बटरफ्लाई है जो कि इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब जाहिर है इसके पाथ को, ये पाथ इसका एक कर्व की सूरत में है, ठीक है। इस पाथ को यानी इसको हम बजाय कर्व के हम इसको बोलेंगे सर्कुटस कर्व, ठीक है। यानी सर्कुटस यानी सर्कुलर फॉर्म में भी मूव कर रही है और एक कर्व भी बना रही है। तो हम देखते हैं कि ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ऐसे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर फंक्शन का सहारा लेते हैं, वेक्टर फंक्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हो सकता है ये फंक्शन यूं डिफाइन हो, ठीक है। किसी भी टाइम के ऊपर अगर आप इस तितली की जो है वो पोजीशन मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं जी एफ एक फंक्शन है, तो किसका फंक्शन है, टी का, टाइम का। तो एक्स के अलोंग जिसकी जो आता है हमारे पास वेक्टर आता है, यूं कर लें जी 2t आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, माइनस जो j के अलोंग आता है यानी y के अलोंग आता है वो आता है 3t j यूनिट वेक्टर, ठीक है, और प्लस जो k के अलोंग आता है वो क्या है, t इनवर्स, ठीक है, वो आ गया t इनवर्स k यूनिट वेक्टर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें अब ये क्या है, ये इसके इस पाथ को डिफाइन कर है किसी भी टाइम के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर मुझे मालूम करना है टाइम t1 के ऊपर इसकी पोजीशन क्या थी, तो मैं क्या करूंगा, t1 जो भी टाइम होगा इसमें पुट करूंगा, किस तरह से, वो मैं क्या देगा, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये मुख्तलिफ पोजीशन वेक्टर मिल रहे हैं हमें, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं t जो है वो 2 पुट करता हूं, तो मैं एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ एक वेक्टर मेरे पास ये आ सकता है ओरिजिन से, ठीक है। पोजीशन जाहिर है जैसे हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में, पोजीशन किसी रेफरेंस के लिहाज से होगी, मतलब कभी ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, कभी बटरफ्लाई यहाँ पे पाई जा रही होगी, कभी बटरफ्लाई की पोजीशन यहाँ से इस पे होगी, कहीं बटरफ्लाई की पोजीशन यानी तितली की पोजीशन यहाँ पे होगी। तो ये तमाम चीजें आप एक वेक्टर से यानी वेक्टर फंक्शन वेक्टर से जाहिर करेंगे, ठीक है, जिसका जो टर्मिनल आर्म है यानी जो टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड वो वाला एंड जहां पे एरो होता है वो उसके पाथ के ऊपर लाई करेगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये इसके पाथ का हिस्सा था, ये इसके पाथ के ऊपर लाई कर है, ये इसके पाथ के ऊपर लाई कर है और ये उसके पाथ के ऊपर लाई कर है, ठीक है। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर फंक्शन है ये कुछ खास t की वैल्यू के ऊपर डिफाइन होगा, t की तमाम वैल्यू के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि फर्ज करें आप t किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे x y z जो कि वेरिएबल क्वांटिटी है लेकिन रियल है, ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी है लेकिन रियल है। तो t की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन पे ये फंक्शन वेक्टर फंक्शन डिफाइन हो सकता है, वो कहलाएगी डोमेन। चूंकि डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है इनपुट, डोमेन होती है इनपुट, वो इनपुट जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो प्रोसेस हो सके, वो इनपुट जिसके ऊपर फंक्शन प्रोसेस होगा उसको हम डोमेन में लेके आएंगे। और रेंज क्या होती है, जो आपके पास डोमेन पुट करने से वो डोमेन जिससे फंक्शन जो है वो जो है आपको वैल्यू देता है, कोई कोई कुछ आउटपुट देगा, उसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो लिहाजा डोमेन और रेंज, फिर जैसा ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन रेंज क्या हो जाएंगी। देखें, इसकी डोमेन रेंज मालूम करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चूंकि जो वेक्टर फंक्शन जैसे हमने पहले बात की वो स्केलर फंक्शन से बनता है, जैसे x के अलोंग ये एक स्केलर फंक्शन था, y के अलोंग ये एक स्केलर फंक्शन था, z के अलोंग ये एक स्केलर फंक्शन था, ठीक है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 2t है, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है -3t है, और z इज इक्वल टू मेरे पास क्या है t इनवर्स है, t इनवर्स। तो अब देखें t की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि 2t हर वैल्यू पे डिफाइंड है, ठीक है। यानी ओरिजिन के मुताबिक यानी उस सब्जेक्ट की पोजीशन अकॉर्डिंग टू x कितनी है 2t है, तो t की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उस पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा मैं क्या दूंगा जी x के लिए जो है यहाँ पे डोमेन क्या आ रही है
डोमेन है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे देख लें -3t, यहाँ पे भी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। चले मैं यूं लिख देता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ये। जबकि इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर नहीं होगी, चूंकि t की पावर -1 अगर आप देखें, t की पावर -1 है तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t। इसका मतलब है यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, तो मैं लिख सकता हूँ t की यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, r यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। अगर आप जीरो निकाल दें सेट ऑफ रियल नंबर में से तो क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। तो अब ये तीनों जो स्केलर फंक्शन है ये मिलके ये एक वेक्टर फंक्शन बना रहे हैं जो कि एज ए होल आएगा, यानी उसको इकट्ठा हम एक वेक्टर फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों की जो डोमेन आ रही है, ठीक है, इन तीनों की जो डोमेन हमारे पास आई है उनका इंटरसेक्शन, यानी वो चीज जो तीनों में कॉमन होगी। तो तीनों में कॉमन क्या है, आर और आर, इनमें तो आर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आर में से आपको जीरो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यही इसका मतलब फिर तीनों की डोमेन में से आपको जीरो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिहाजा इस गिवन फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। तो डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -0। चूंकि जीरो के ऊपर ये जो वेक्टर फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये इसकी डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगी, देखिए रेंज इसमें चूंकि वेक्टर फंक्शन में रेंज आपके पास रियल नंबर जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। उसकी क्या रीजन है, चूंकि रियल नंबर जो होता है वो सिंगल एक नंबर होता है जो कि वन डायमेंशनल होता है, जबकि जो आपके पास स्किल जो यहाँ पे रेंज आएंगी यहाँ पे वो वन डायमेंशनल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वो नंबर 1 3 2 यानी वो पोजीशन नंबर जो हो सकता है, यानी पोजीशन जो हो सकती है 1 3 4 भी हो सकती है, मतलब x के लॉन्ग 1, y के लॉन्ग 3, z के लॉन्ग 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है डोमेन, फिर रेंज हमारी क्या होगी, रेंज हमारी 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है कि आपकी y z डायमेंशन जो है वो जीरो हो, ठीक है। 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। फिर आपकी जो डोमेन है, आप सीनियर ग्रेड्स में जाके बात स्टडी करेंगे कि जो आपकी डोमेन है वो भी सम टाइम आपके पास रियल नंबर के अलावा कोई वेक्टर भी हो सकते हैं, यानी आप एक गिवन फंक्शन के अंदर वेक्टर पुट करेंगे तो हो सकता है आपके पास रेंज में कोई 4 डायमेंशनल चीज आ जाए, जो कि आप एडवांस लेवल पे जाके उसकी बात करेंगे। लेकिन इस लेवल तक आप सिर्फ ये बात जहन में रखें कि जो वेक्टर फंक्शन की डोमेन होती है वो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर वो तमाम स्केलर फंक्शन जो मिलके उस वेक्टर फंक्शन को बनाते हैं वो सारे डिफाइंड हो, ठीक है, इकट्ठे एक ही वक्त में, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी रेंज होगी वो डोमेन की वो वैल्यू जो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जिनसे आपके मुख्तलिफ जवाबात आएंगे वो आपके पास कहलाएगी रेंज।